हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start. Yes, please confirm quickly. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट में पेपर में पूछे जा चुके हैं या फ्यूचर में उनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती हैं। ये क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल बी के चैप्टर 25 को रिलेट करते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं इनके ऊपर डिस्कशन। इनके ऊपर डिस्कशन से पहले दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू फ्रेंड, डेली बेसिस के ऊपर हम फ्री लाइव क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। ये क्लासेस जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, सभी पेपर्स के लिए हैं और प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी हैं। इन क्लासेस के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करते हैं हम थ्रू केस स्टडीज। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के लिए। Effectiveness of securities can be broadly classified on two aspects. जब हम सिक्योरिटीज की इफेक्टिवनेस को देखें तो ब्रॉडली हम इसको दो एस्पेक्ट्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है सिक्योरिटी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एक होता है सिक्योरिटी का लीगल एस्पेक्ट। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है हमने बताना है उसमें इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है। मार्केटेबिलिटी इन्वॉल्व है, वैल्यूएशन इन्वॉल्व है, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। तो क्या क्या इन्वॉल्व है ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। क्या क्या इन्वॉल्व है, व्हाट इज इन्वॉल्व? क्वेश्चन नंबर 1। सो ब्रॉडली हम दो बेसिस के ऊपर दो एस्पेक्ट्स को लेके क्लासीफाई कर लेते हैं। एक उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट होते हैं सिक्योरिटी के, एक लीगल एस्पेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिश करें आंसर देने की। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज वाला तो इसको एक अगर बार पढ़ लेते हैं तो फिर इन क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको और भी ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो देख लेते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है। मार्केटेबिलिटी आती है, यस आती है, दिस इज इंक्लूडेड। वैल्यूएशन आती है, यस आती है। दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी आती है, नो नहीं आती है, क्योंकि ये लीगल पार्ट है, तो ये लीगल एस्पेक्ट है। तो दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी आर। अगर हम किसी अच्छी या एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी की बात करें तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, मेजर रिक्विजिट्स हैं, तो वो क्या क्या हैं? बोरोर शुड हैव गुड टाइटल टू द सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के ऊपर बोरोर का टाइटल सही होना चाहिए। एसेट शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल, जो सिक्योरिटी हम लें वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो। सिक्योरिटी शुड बी इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, उस सिक्योरिटी को अगर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से और बगैर किसी रुकावट के वो ट्रांसफ़र हो सके। इट मे हैव सम एनकम्बरेंसेस और लाइबिलिटी अटैच्ड, दैट इज़ पार्टली पेड शेयर एटसेट्रा। तो इसके साथ कोई एनकम्बरेंस या लाइबिलिटी अटैच होनी चाहिए। तो हमने आंसर प्रोवाइड करना है कि इनमें से मेजर रिक्वायरमेंट क्या है। 1 2 3 4 ऑल,
या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो मेजर रिक्विजिट्स ऑफ गुड एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी हमने बताने हैं। तो क्या क्या इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स करेक्ट बनेंगी। सभी स्टेटमेंट्स को एक बार दोबारा से रीड कर लेना और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। प्लीज रीड ऑल स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। पहले बोरर शुड हैव गुड टाइटल टू सिक्योरिटी। यस, ये तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एसेट इजीली ट्रांसफरेबल हो, आइडेंटिफाइबल हो, सॉरी, ये भी करेक्ट है। वो सिक्योरिटी इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, ये भी करेक्ट है। उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी हो, भार हो, तो ये करेक्ट नहीं है, ये नहीं चलेगा। अगर ऑलरेडी उसके पास एनकम्बरेंस है तो टू दैट एक्सटेंट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, loans which are extended entirely based on confidence in the borrower's capacity and willingness to repay are classified as। ऐसे लोन जो दिए जाते हैं सिर्फ इस कॉन्फिडेंस के ऊपर के बोरोर की कैपेसिटी और उसकी जो विलिंगनेस है लोन को रीपे करने की, वो एकदम सही है, तो उस प्रकार के लोन्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कोलैटरलाइज्ड लोन्स, या सिक्योर्ड लोन्स, या मॉर्टगेज लोन्स, या अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इस प्रकार के लोन्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहाँ हम क्लासिफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे लोन जो दिए जाते हैं सिर्फ बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस, इस विश्वास के ऊपर कि बोरर की कैपेसिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू रिपे वो बियॉन्ड एनी डाउट है। तो इन लोन्स को हम क्या कहते हैं? कोलैटरलाइज्ड, सिक्योर्ड, मॉर्टगेज्ड या अनसिक्योर्ड। इस प्रकार के लोन्स को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। ये वो लोन है जिनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर हमने उन लोन्स को दिए तो एक कॉन्फिडेंस है हमें कि बोरर की कैपेसिटी भी है पे करने की और उसकी विलिंगनेस भी है। आमतौर के ऊपर इस तरह के जो लोन है वो पर्सनल लोन्स होते हैं, नॉर्मली जैसे ओवरड्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्फिडेंस ऑफ ए बैंकर ऑन द फ्यूचर सॉल्वेंसी ऑफ ए पर्सन or his future financial strength which enables him to take a loan at present and pay it in future is called। बैंकर का ये विश्वास कि जो हमारे बोरर की फ्यूचर सॉल्वेंसी है या उसकी फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़रूर रहेगी कि वो लोन ले सकता है और फ्यूचर में लोन को पे कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? So this is called credit limit, this is called credit history, this is called credit worthiness, this is called credit score। तो क्या कहा जाएगा? ये कॉन्फिडेंस होना बोरर के ऊपर कि उसकी फ्यूचर की सॉल्वेंसी और उसकी फ्यूचर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इस योग्य रहेगी कि लोन जो प्रेजेंटली वो ले रहा है वो फ्यूचर में लौटा देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस असेसमेंट को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? सो ये बैंकर का कॉन्फिडेंस है बोरर में कि उसकी फ्यूचर की सॉल्वेंसी और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसको इस योग्य बना के रखेगी कि वो जो लोन इस समय ले रहा है वो फ्यूचर में पे करेगा।
तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस। A cash credit loan is sanctioned to purchase and hold stocks। किसी बोरर को कैश क्रेडिट लोन दिया जाता है जिससे वो स्टॉक्स को परचेज करके होल्ड करता है। इट इज फर्दर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, यानी ये जो स्टॉक्स परचेज किए हैं ये उसकी सिक्योरिटी है, और भी सिक्योरिटी उसके पास अवेलेबल है, एक कमर्शियल बिल्डिंग का मॉर्गेज। व्हाट इज नेचर ऑफ सिक्योरिटी फॉर स्टॉक्स एंड बिल्डिंग? स्टॉक्स की जो सिक्योरिटी है, बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है, उसका नेचर क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कोलैटरल एंड बैकअप, एडिशनल एंड एंसिलरी, प्राइमरी एंड कोलैटरल। तो व्हाट इज नेचर ऑफ सिक्योरिटी फॉर स्टॉक्स एंड बिल्डिंग? तो इनमें कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगती है? इसको हम क्या कहते हैं? जो स्टॉक्स है उसके पास सिक्योरिटी जिसके लिए उसको लोन दिया गया, जो उसने परचेज किया और वो होल्ड कर रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और ये जो एडिशनल सिक्योरिटी है, कमर्शियल बिल्डिंग का मॉर्गेज, इसको हम कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ऑप्शन हमारा बन गया डी। प्राइमरी सिक्योरिटी बन गई स्टॉक्स और बिल्डिंग बन गई हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी वो है जिसके लिए लोन नहीं दिया गया और वो पहले उसके पास अवेलेबल थी, और प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जो उसने बाय की और उसके पास वो अवेलेबल है, और वो भी लोन की हेल्प से। इन प्रैक्टिस सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बोरर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जब हम प्रैक्टिस में बात करते हैं तो जो सिक्योरिटीज बोरर के पास होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। दीज वुड प्राइमरली बी लिस्टेड एज बिलो। तो इन सिक्योरिटीज को हम एक लिस्ट बना सकते हैं इस प्रकार से: इमूवेबल एसेट्स की सिक्योरिटीज, मूवेबल एसेट्स की सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम या फाइनेंशियल एसेट्स की सिक्योरिटी, या इंटेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी। तो इनमें हमने बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज इसमें हो सकती हैं, क्या उसकी लिस्टिंग हो सकती है? तो यहाँ 4 प्रकार की सिक्योरिटीज में क्लासिफिकेशन बताई गई है। हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। इन प्रैक्टिस सिक्योरिटीज ऑफर्ड आर ऑफ वेरियस टाइप्स लिस्टेड बिलो। देखिए इनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज में आएगी: इमूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, एक्शनेबल क्लेम्स और फाइनेंशियल एसेट्स, या इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलिए इनको एक एक करके एग्जामिन कर सकते हैं। नंबर 1, इमूवेबल एसेट्स। यस, इट कैन बी सिक्योरिटी, जैसे लैंड है। मूवेबल एसेट्स, इट कैन बी सिक्योरिटी, जैसे स्टॉक्स हैं। एक्शनेबल क्लेम या फाइनेंशियल एसेट, इट कैन बी सिक्योरिटी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे हमारे पास पेटेंट्स हैं, ये राइट्स रहते हैं अवेलेबल, लाइसेंसेस हैं, तो ये भी सिक्योरिटी हो सकते हैं, यानी सारे के सारे हो सकते हैं। सो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो लीगली ये सारे के सारे हो सकते हैं। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस परमिट करती हैं कि इंटेंजिबल्स कैन ऑल्सो बी ए सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज? मूवेबल सिक्योरिटीज में इनमें क्या क्या आएगा? फर्नीचर्स आएंगे, व्हीकल्स आएंगे, बिल्डिंग्स आएंगी, मशीनरीज आएंगी। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 2 1 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। सो कौन कौन से आएंगे मूवेबल सिक्योरिटीज के विद इन? मूवेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होते हैं जिनको हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए इनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो मूवेबल सिक्योरिटीज का पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फर्नीचर आएगा, यस फर्नीचर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Vehicles, they can be moved. Machineries, they can also be moved. Buildings, तो ये नॉर्मल कोर्स में मूव नहीं होती, तो ये आउट हो जाएगा। तो 1 2 4, तो ये ऑप्शन है जो हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। द मशीनरीज एम्बेडेड टू अर्थ कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी फॉर लोन्स। लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मशीनरी अर्थ के अंदर एम्बेडेड है, यानी इस प्रकार से उसको फिक्स किया है जो निकल नहीं सकती, वो किस कैटेगरी में आएगी? टेंजिबल सिक्योरिटी में आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, चैटल मॉर्गेज में आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। सो मशीनरी एम्बेडेड टू अर्थ, विच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी, किस कैटेगरी की सिक्योरिटी में वो आएगी? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? तो टेंजिबल में वो आएगी, टेंजिबल में वो आएगी, क्योंकि मशीनरी है तो टेंजिबल तो है ही। मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, तो मूवेबल में नहीं आएगी क्योंकि वो एम्बेडेड है। इस प्रकार से उसको फिक्स किया गया है कि वो अर्थ से अलग नहीं हो सकती। चैटल मॉर्गेज, तो ये तो टाइप ऑफ चार्ज है, तो ये आउट हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, यस इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो वो टेंजिबल भी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे बुक डेट्स होते हैं या एंडोमेंट पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस में, ये किस टाइप की सिक्योरिटी का पार्ट है? अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे कंपनीज के बुक डेट्स होते हैं, कंपनी जब सेल करती हैं ऑन क्रेडिट, जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती तब तक वो बुक डेट्स या अकाउंट रिसीवेबल बने रहते हैं। इसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट पॉलिसी जो होती हैं उनको हम किस टाइप की सिक्योरिटी मानेंगे? प्लेज्ड एसेट्स मानेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे, टेंजिबल एसेट्स मानेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स मानेंगे। तो उनको क्या कंसिडर किया जाएगा? अगर हम एडवांस देते हैं अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे बुक डेट्स हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंडोमेंट, तो उसको प्लेज्ड एसेट्स कहेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स कहेंगे या एक्शनेबल क्लेम्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बनता है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? क्या इनको प्लेज्ड एसेट्स कहेंगे? नो, ये प्लेज्ड एसेट्स नहीं है। क्या ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आएंगी? नो, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज में नहीं आती, ये तो फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं। क्या ये टेंजिबल एसेट्स में आएंगी? तो वहाँ पे भी नहीं आएंगी ये। क्या ये एक्शनेबल क्लेम्स में आएंगी? यस, ये एक्शनेबल क्लेम्स में आएंगी। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम होते हैं अनसिक्योर्ड डेट। कोई भी डेट जिसके लिए ना तो मॉर्गेज, ना हाइपोथिकेशन, ना प्लेज अवेलेबल है, तो अनसिक्योर्ड डेट होते हैं। और अनसिक्योर्ड डेट को हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। बैंक एफडी इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम, इसीलिए बैंक एफडी को भी हम एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंटेंजिबल सिक्योरिटी? इनमें कौन कौन सी वो सिक्योरिटीज हैं जिसको हम इंटेंजिबल सिक्योरिटीज में लेंगे? ब्रांड वैल्यू, गुडविल, इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म्स, पेटेंट्स। तो किस किस को लिया जाएगा इंटेंजिबल सिक्योरिटी में? और ये हमारे ऑप्शंस हैं।
1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली? किन किन को हम लेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। सभी सिक्योरिटीज को केयरफुली इवेलुएट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सी आएगी विद इन इंटेंजिबल सिक्योरिटी। सॉरी फ्रेंड्स, यस, क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बनता है इस क्वेश्चन का आंसर? इंटेंजिबल सिक्योरिटीज में ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू सिक्योरिटी है, इसकी बहुत वैल्यू होती है लेकिन टेंजिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा। गुडविल आ जाएगी, रेपुटेशन का वैल्यू जिसको हम कहते हैं। पेटेंट्स आ जाएंगे, तो ये राइट्स की फॉर्म में होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म्स, ये इंटेंजिबल के अंदर नहीं आएगी, तो ये हमारी इंटेंजिबल में नहीं आएगी। तो दैट मीन 1 2 एंड 4, ये ऑप्शन हमारा आंसर बनेगी। 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following precaution is required to be taken by bank while accepting asset as a security? जब भी बैंक ने किसी एसेट को सिक्योरिटी के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करना हो तो क्या प्रिकॉशन बैंक को लेना होगा? नंबर 1, it is saleable whenever required to do so for recovery in case of default by borrower. Value of the security is ascertainable at any time from reliable source to enable determining drawing limit and assessing saleable value, etc. Its value is reasonably stable and not subject to wide fluctuations, and depending upon volatility, bank fix the percentage of margin. It is easily transferable without, as far as possible, going through legal formalities. तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन सा प्रिकॉशन बैंक को लेना होगा। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, सभी को पढ़िए और एग्जामिन करिए कि क्या ये प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ेगी बिफोर वी एक्सेप्ट सम एसेट एज अ सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें। चलिए देख लेते हैं। प्रिकॉशन है, सिक्योरिटी शुड बी सेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो फॉर रिकवरी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बोरोर अगर डिफॉल्ट करता है तो रिकवरी करने के लिए हम सिक्योरिटी को बेच सकें, तो ये रिक्वायर्ड है। यस, ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो प्रिकॉशन है, ये हमें लेना है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज असर्टेनेबल, उसकी वैल्यू को हम अच्छे से असर्टन कर सकते हैं किसी भी समय के ऊपर, और वो भी रिलायबल सोर्स से, जिससे हम उसके ऊपर बेस्ड ड्राइंग लिमिट को डिटरमिन कर सकें कि हम इतना लोन देने को तैयार हैं, और उसकी सेलेबल वैल्यू को भी असेस कर सके। तो ये भी प्रिकॉशन हमें लेना होगा। इट्स वैल्यू इज रीजनेबली स्टेबल, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग नहीं है, वोलेटाइल नहीं है, वाइड फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी, बैंक्स फिक्स परसेंटेज मार्जिन, उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर, वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर बैंक मार्जिन फिक्स करते हैं। कहीं ये मार्जिन 10% कम चल जाता है, कहीं ये 40% भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी स्टेबल है या कितनी वोलेटाइल है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ ईजिली ट्रांसफरेबल एज फार एज पॉसिबल गोइंग थ्रू द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट, सिक्योरिटी ईजिली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज ट्रू और फॉल्स? कुछ स्टेटमेंट्स हैं गिवन, हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू और फॉल्स है।
Securities can be primary security or collateral security. Primary security is an asset against which advance is made. Margin on security is applied in case of a collateral security. Collateral security is a security of any other assets of the borrower or of a third party. तो ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के कंसर्न हैं। ये हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ऑप्शंस हमारे सभी ट्रू हैं, 1 2 3 4 ओनली ट्रू हैं, 1 2 4 ट्रू हैं, या 2 3 4 ओनली ट्रू हैं। तो यहाँ पे हम इसको केवल ट्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करें, सो फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन ना करें। तो देखिए इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करें क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या आंसर बनता है? चलिए सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और फिर एग्जामिन कर लेते हैं वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। सिक्योरिटीज को प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी 2 पार्ट्स में हम सेग्रीगेट करते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्राइमरी सिक्योरिटी वो एसेट है जिसके अगेंस्ट हमने लोन दिया था, यानी ये एसेट उस लोन के अमाउंट से क्रिएट किया गया। दिस इज करेक्ट। मार्जिन ऑन सिक्योरिटी इज अप्लाइड इन केस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हम मार्जिन लेते हैं उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट देते हैं जिसके अगेंस्ट हमने लोन दिया है, और कोलैटरल वो सिक्योरिटी नहीं है। कोलैटरल तो ऑलरेडी अवेलेबल सिक्योरिटी है। तो इसलिए जो मार्जिन की बात है वो हम कोलैटरल के ऊपर नहीं लेते, मार्जिन हम लेते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर। तो अगर हमने कार लोन दिया है तो कार की जो वैल्यू है उसके ऊपर हम कुछ परसेंटेज बोरो से लेंगे, जैसे 15%, 20%। सो मार्जिन हम प्राइमरी के ऊपर लेते हैं, कोलैटरल के ऊपर हम मार्जिन नहीं लेते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, कोलैटरल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर एसेट ऑफ ए बोरोर और ऑफ ए थर्ड पार्टी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? वो एसेट नहीं है जो लोन से क्रिएट किया गया, ये कोई और एसेट है जो बोरोर का भी हो सकता है, जो थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके चलते हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बना? हमारा ऑप्शन आंसर बन गया बी नहीं बना, सॉरी, हमारा ऑप्शन आंसर बन गया 1 2 4 वाला, यानी सी हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज नॉट ऑफ सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर? तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज गिवन है, हमने बताना है इनमें से सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर कौन सी नहीं है, यानी वो अपने आप ही लोन पे हो जाएगा। स्टॉक्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, या बिल्स हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी सिक्योरिटी है जो सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर की है। 1 2 3 4 सभी हैं, 1 2 3 ओनली हैं, 1 2 4 ओनली है, 2 3 4 ओनली है। तो हमने बताना है कौन सी सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर की नहीं है। विच वन आर नॉट ऑफ सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर? तो उस केस में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही लोन लिक्विडेट हो जाता है, वो है सेल्फ लिक्विडेटिंग। लेकिन जहां हमें कुछ करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो वो सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर में नहीं आती। तो देखिए उनमें कौन कौन से हमारे ऑप्शन आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 का? स्टॉक्स, इनको तो बेचना पड़ता है, डिफिकल्टी रहती है, तो ये सेल्फ लिक्विडेटिंग नहीं है। बिल्डिंग, तो इनको भी बेचना पड़ता है, ये भी सेल्फ लिक्विडेटिंग नहीं है। व्हीकल्स, इनको भी बेचना पड़ता है, ये भी सेल्फ लिक्विडेटिंग नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिनको हम परचेज करते हैं, जब वो रियलाइज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका लोन एडजस्ट हो जाता है। सो बिल्स की रियलाइजेशन
जब ड्रॉय उसका पैसा पे कर देता है तो फिर हमारा लोन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगर हम लेते हैं सेल्फ लिक्विडेट नेचर की कौन सी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ये सेल्फ लिक्विडेट नेचर नहीं है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया है, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ, बिकॉज इस क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस मीन्स आपको कोई भी फ्री लाइव क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। यू मस्ट अटेंड, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। जब तक आप फुल सिलेबस कवर नहीं करेंगे, पास होने की पॉसिबिलिटी पूरी नहीं बनती है। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? अगर आप IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स का फीडबैक है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को भी हमें साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1, दीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स को लगता है कि इनमें जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है उसे अंडरस्टैंड करने में उनको डिफिकल्टी आती है। वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार फिर पढ़ते हैं। इन सभी के चलते दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। कई तो ये भी कहते हैं कि उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इन बुक्स के अंदर हमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं वो उतने नहीं मिलते हैं, तो इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और इन सभी के चलते उनका सिलेबस कवर नहीं होता पूरा, और फिर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले पाते। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? इसका ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर हम जो एक्सप्लेनेशंस देते हैं वो बहुत सिंपल करके बताते हैं, जिसके चलते आसानी से स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेता है, देर तक याद रख सकता है और उसका लॉट ऑफ टाइम सेव हो जाता है, और इनके चलते वो पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर उसको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जिससे उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है, यानी जो लिमिटेशंस हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं, और फिर स्टूडेंट के पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो ये सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में आपको मिल जाएंगे। सो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें, उसके कोर्स पेज में जाएं और इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। और हमारी वेबसाइट के अंदर ही आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पे हमारी ऐप भी आपको मिल जाएगी। तो जब इतना कुछ अच्छा अवेलेबल है और आपने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया, तो देन यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। तो चलें, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ लोन इज़ नॉट एलिजिबल अंडर सरफेसी एक्ट, अगर लोन की रिकवरी सरफेसी एक्ट में एलिजिबल नहीं बनती है, बैंक्स हैव टू फाइल सूट बिफोर सिविल कोर्ट फॉर रिकवरी वेयर अमाउंट ड्यू इन द अकाउंट इज अप टू। तो अगर कोई अकाउंट सरफेसी में एलिजिबल नहीं बनता, सो सरफेसी एक स्पेशल एक्ट है जिसमें बगैर कोर्ट के हम सूट फाइल किए बगैर सिक्योरिटी को सेल करके रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोन इसमें एलिजिबल नहीं है, देर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ लोन्स जो सरफेसी एक्ट में एलिजिबल नहीं होते, तो उस केस में हम सूट फाइल करेंगे किसी भी सिविल कोर्ट में। लेकिन सूट सिविल कोर्ट में तब फाइल करेंगे जब उसका अमाउंट कितने अमाउंट तक है। सो इट इज़ मोर देन ₹20 lakh, इट इज़ एग्जैक्टली ₹20 lakh, इट इज़ लेस देन ₹20 lakh, या इट इज़ अबव 20 lakh। तो डी और ए तो एक जैसे ही हैं, तो हमने चूज करना है बिटवीन ए, बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर बनता है? So what is the answer for question number 14?
सो मोर देन 20 लाख नो, एग्जैक्ट 20 लाख हो, 20 लाख एलिजिबल है लेकिन एग्जैक्ट 20 लाख ही हो तो ये पार्ट सही नहीं। लेस देन 20 लाख हो वो तो एलिजिबल है ही, अबव 20 लाख हो नो। तो अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए था अप टू ₹20 लाख। जब हम अप टू ₹20 लाख कहते हैं तो उसमें लेस देन भी आ जाता है और एग्जैक्टली 20 लाख भी आ जाता है। तो इसकी वर्डिंग में, ऑप्शंस की वर्डिंग में अप टू वर्ड होना चाहिए था जिसमें 20 लाख भी बीच में आ जाता। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ऑप्शन तो नहीं हमारे पास लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर बनता। इफ लोन इज नॉट एलिजिबल अंडर सरफेसी एक्ट, banks have to file suit before for recovery if amount due in the account is above ₹20 lakh। अगर ये अमाउंट 20 लाख से ऊपर है और किसी कारण सरफेसी एक्ट में ये लोन एलिजिबल नहीं बनता है तो फिर ये सूट हमें कहाँ फाइल करना होगा? हाई कोर्ट में फाइल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में फाइल करना होगा या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो दिस सूट हैज टू बी फाइल्ड वेयर, कहाँ सूट फाइल करना होगा? तो जब वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट की अबव 20 लाख है तो इस सूट को हम हाई कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। हाई कोर्ट में फाइल नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हम 20 लाख तक वाले ही फाइल करते हैं। तो दिस मीन हम इसको फाइल करेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स स्पेशल टाइप के कोर्ट्स हैं तो जो लोन रिकवरी के लिए ही बने हैं, लार्जर लोन अमाउंट्स वाले अकाउंट्स के लिए। तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ओवर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज? अगर हम लैंड बिल्डिंग को सिक्योरिटी लेते हैं तो कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज लैंड एंड बिल्डिंग में सिक्योरिटी लेने के क्या एडवांटेजेस हैं? वैल्यू जनरली इंक्रीजेज विद टाइम। With fall in the value of money, value of land goes up due to its scarce availability. In developing areas, its value invariably increases. Even in unusual catastrophic situations like a chronic flood, major earthquake, the land value appreciates. तो ये 4 एडवांटेजेस बताए गए, हमने एग्जामिन करना इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 ओनली या 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़िए, क्या ये स्टेटमेंट्स एडवांटेज की फॉर्म में हमें नजर आती हैं या नहीं नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। रीड ऑल स्टेटमेंट्स केयरफुली और फिर ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो चलिए इसको देख लेते हैं। वैल्यू जनरली इंक्रीजेज विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है। यस दिस इज करेक्ट। तो लैंड एंड वैल्यू के अंदर जो लैंड की वैल्यू है वो बेसिकली इंक्रीज करती है। विद फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, जब इन्फ्लेशन होता है तो लैंड की वैल्यू ऊपर जाती है, ये भी करेक्ट है। स्केर्स अवेलेबिलिटी कम होने के चलते जो डेवलपिंग एरियाज में उसमें जो वैल्यू ज़रूर इंक्रीज ही करती है इनवेरिएबली, तो ये भी करेक्ट फैक्ट है। इवन इन अनयूजुअल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस, जब कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस हैं जैसे क्रॉनिक फ्लड्स होना या अर्थक्वेक्स आना, तब भी लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट करती है। तो इन एरियाज में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बनती है। तो इन केसेस में वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, अप्रिशिएट नहीं करती।
तो दिस मीन हमारा ऑप्शन आंसर 1 2 3 वाला बना, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। द बैंकर्स नीड टू कंसल्ट लॉयर्स and obtained their legal opinion before accepting any land and building as a security. Lawyers should ascertain that person in whose name property stands has a good, valid, subsisting, and marketable title over the property. This is done. This has to be done by verifying records with which office. तो बैंकर्स को ज़रूरत रहती है कि वो लॉयर्स को कंसल्ट करें और उनसे वो लीगल ओपिनियन ऑब्टेन करें किसी भी लैंड को सिक्योरिटी एक्सेप्ट करने से पहले। और लॉयर को क्या करना होगा, वो एसर्टन करे कि जिस पर्सन के नाम से वो प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल है वो गुड है, वैलिड है, सबसिस्टिंग है और मार्केटेबल है। तो ये किस ऑफिस के साथ रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा लॉयर, ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। इनमें कई चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी। विद विच ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में, लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, या टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के ऑफिस में। तो किस ऑफिस में ये रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होगा कि टाइटल वैलिड है, सबसिस्टिंग है। तो किस ऑफिस में ये वेरीफाई करेगा लॉयर। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहता है सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के ऑफिस में। सो इट इज अवेलेबल विद द रजिस्ट्रार्स ऑफिस और सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस। तो जहां डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, समटाइम वी कॉल इट तहसीलदार ऑल्सो इन सम स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन आंसर है। When building is free from all charges and is not subject to any litigation or attachment from any court or statutory authority, it is termed as। अगर बिल्डिंग को हम सिक्योरिटी लेते हैं और बिल्डिंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, भार नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन है, और ना ही किसी प्रकार का अटैचमेंट है कोर्ट से या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से, तो हम इसको क्या कहते हैं, एनकम्बर्ड, लीज्ड, मॉर्टगेज्ड या अनएनकम्बर्ड। तो क्या कहा जाता है इसको। देखिए इसमें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 में। सो सभी टर्म्स को एग्जामिन करें और देखें क्या आंसर बनता है। तो जब हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग, ये सिक्योरिटीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई लिटिगेशन है, ना ही अटैचमेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ चार्ज, इट इज फ्री फ्रॉम लिटिगेशन और फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। Let us now go to next question. For creating mortgage over land and building, which of the following document will be required? अगर हमने मॉर्गेज क्रिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, तो किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पेरेंट डॉक्यूमेंट फॉर 30 years, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, सर्च रिपोर्ट्स 1 2 3 4 5 सभी, या 1 2 3 4 ओनली, या 1 2 4 5 ओनली, या 2 3 4 5 ओनली। किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर क्रिएटिंग मॉर्गेज ओवर लैंड बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे सेल डीड होती है या लीज डीड होती है। पेरेंट्स डॉक्यूमेंट, तो कई स्टेटमेंट में ये प्रैक्टिस रहती है।
नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट, सर्च रिपोर्ट्स। किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसकी जरूरत पड़ती है, दिस इज करेक्ट। कई स्टेटमेंट में पेरेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है फॉर 30 ईयर्स, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यस दिस इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी टैक्स कोई पेंडिंग तो नहीं है उसकी रिसीट। सर्च रिपोर्ट्स इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। सो दैट मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लैंड और बिल्डिंग विच इज अवेलेबल विद बोरर फॉर यूज फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड बोरर मेक्स पेमेंट ऑफ रेगुलर रेंट इज कॉल्ड। तो लैंड और बिल्डिंग जो बोरर के पास अवेलेबल है, जिसको यूज करने के लिए बोरर स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज करता है और रेंट का रेगुलर पेमेंट भी करता है, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे? फ्री होल्ड कहेंगे, मॉर्टगेज्ड कहेंगे, टेनेंटेड कहेंगे या लीज होल्ड कहेंगे? तो उस लैंड बिल्डिंग को क्या कहा जाएगा जहां पे अवेलेबल है लैंड एंड बिल्डिंग बोरर के पास यूज करने के लिए, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उसके बदले में वो रेगुलर रेंट पे करता है। तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को फ्री होल्ड कहेंगे, मॉर्टगेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग कहेंगे, टेनेंटेड कहेंगे या लीज होल्ड कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर बनेगा, उसको हम कहेंगे लीज होल्ड। तो लीज होल्ड बिल्डिंग्स और लैंड्स वो हैं जो यूज के लिए अवेलेबल रहती हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, और उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ गुड सिक्योरिटी? कोई भी अच्छी सिक्योरिटी अगर बैंक के पास अवेलेबल है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। गुड्स हैव रेडी मार्केट एंड एज सच, सॉरी यहाँ पे गुड सिक्योरिटी की बात नहीं चल रही, तो यहाँ पे गुड्स एज ए सिक्योरिटी की बात चल रही है। तो गुड्स मीन्स स्टॉक्स। तो गुड्स हैव रेडी मार्केट एंड दिस कैन बी इजीली सोल्ड अनलाइक अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। Valuation of goods can be easily done. Banker gets tangible form of security compared to unsecured advances, which is case in case of default by borrower can be realized by sale of pledged goods. Advances against goods are normally given for short periods and therefore risk of banker is considerably reduced. तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने एडवांटेजेस बताना है अगर स्टॉक्स को हम सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो हमने इनमें एडवांटेजेस कौन कौन से हमें नजर आते हैं वो देखना है। तो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करें केयरफुली और एग्जामिन करें कि इनमें कौन कौन से एडवांटेज बनते हैं। गुड्स का रेडी मार्केट होता है इसलिए उनको आसानी से बेचा जा सकता है, यस दिस इज एडवांटेज। गुड्स की जो वैल्यूएशन है वो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास इनवॉइसेस होती हैं। बैंकर गेट्स टेंजिबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, तो गुड्स टेंजिबल फॉर्म में होती हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं बनते, इसलिए अगर डिफॉल्ट होता है तो हम सेल करके, प्लेज अगर हमारे पास है तो सेल करके लोन रिकवर कर सकते हैं, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। एडवांस अगेंस्ट गुड्स आर नॉर्मली गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड, तो ये शॉर्ट पीरियड के एडवांस होते हैं, इसीलिए जो बैंक का रिस्क है टाइम वाइज वो रिलेटिवली लेस रहता है, रिड्यूस रह जाता है, तो ये भी करेक्ट है। सो दिस मीन ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए फ्रॉडुलेंट बोरर may manipulate stock statement in the form of in terms of, अगर कोई बोरर फ्रॉड करने की नीयत रखता है तो वो स्टॉक स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करता है। किस प्रकार से? क्वांटिटी गलत दिखा के, क्वालिटी गलत दिखा के, नेचर ऑफ आइटम गलत दिखा के या प्राइस गलत दिखा के।
हमने बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट बनते हैं आपके। सो फ्रॉडुलेंट बोरर, अगर कोई बोरर धोखाधड़ी करना चाहता है तो वो स्टॉक स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन करेगा, और स्टॉक स्टेटमेंट में ये मैनिपुलेशन इनमें से किसको रिलेट करती होगी? क्वांटिटी को, क्वालिटी को, नेचर ऑफ आइटम्स को, या प्राइस को लेकर के। सो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द आंसर? तो वो मैनिपुलेशन क्वांटिटी की कर सकता है, तो वो गलत क्वांटिटी दिखा सकता है। सो दिस इज पॉसिबल। पुअर क्वालिटी हो सकती है, उसको गुड क्वालिटी दिखा सकता है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। नेचर ऑफ आइटम्स, तो कुछ आइटम्स होती हैं हैजर्ड्स, कुछ होती है नॉन हैजर्ड्स, तो वो भी कर सकता है। और प्राइस में भी वो हेरा फेरी कर सकता है, तो ये सभी पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। When banker releases goods for sale on execution of a letter for processing and other purpose with promise that these will be returned to the bank after intended purpose, such undertaking is called अगर बैंक रिलीज करता है गुड्स को फॉर सेल और फॉर प्रोसेसिंग, तो हम इसको सेल के लिए भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोसेसिंग के लिए भी कह सकते हैं। और उसके एक वो अंडरटेकिंग या लेटर देता है कि या तो उनकी वैल्यू जमा करवा दी जाएगी अगर सेल किया जाता है, या उन गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा बैंक को जब इंटेंडेड पर्पस पूरा हो जाता है। इस प्रकार का जो लेटर है, इस प्रकार की जो अंडरटेकिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड ट्रस्ट अश्योरेंस और गुड्स अश्योरेंस और प्रॉमिस रिसीट्स और ट्रस्ट रिसीट्स। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 को, व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23? इस प्रकार की अंडरटेकिंग को हम कहते हैं ट्रस्ट रिसीट। तो ट्रस्ट रिसीट्स में बैंक रिलीज कर देते हैं गुड्स को अगर वो प्लेज में थी बेचने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन प्रॉमिस रहता है बोरर के द्वारा कि अगर बेची जाएंगी तो पैसा डिपॉजिट करवाया जाएगा, और अगर प्रोसेस के लिए हैं तो फिर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा बैंक को। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बैंकर और इस एजेंट एज इन केस ऑफ कैश क्रेडिट, नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड इज कॉल्ड। जब पोजेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक को या बैंक के एजेंट को, जैसे कैश क्रेडिट में पॉसिबल हो सकता है, तो नेचर ऑफ चार्ज जो क्रिएट किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लेजिंग बॉन्ड, प्लेज, कैश एश्योरेंस या गुड्स क्रेडिट। तो क्या कहा जाएगा उसको हम कहेंगे प्लेज। तो जब सिक्योरिटी का पोजीशन बैंक को दे दिया गया तो ये बन जाता है प्लेज। When possession of goods is not transferred, rather goods remain with the borrower, the nature of the charge created is called। जब पोजेशन दे दिया जाता है तो वो प्लेज है, लेकिन जब पोजेशन ना दिया जाए, गुड्स बोरर के पास ही रहें, और उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? हाइपोथिकेशन कहेंगे, बोरर्स प्लेज कहेंगे, गुड्स पोजेशन कहेंगे, या ओनरशिप क्लेम कहेंगे। इस प्रकार के चार्ज को हम कहेंगे हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन में जो पोजेशन है वो बोरर के पास है, प्लेज में जो पोजेशन है वो बैंक के पास आ जाएगा या बैंक के एजेंट के पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एन एडवांस गिवन अगेंस्ट गुड्स इज नोन एज। अगर गुड्स के अगेंस्ट हम एडवांस देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? गुड्स एडवांस, स्टॉक फाइनेंसिंग, ट्रेड फाइनेंस या इन्वेंट्री क्रेडिट। तो व्हाट इट इज कॉल्ड? तो एडवांस गिवन अगेंस्ट गुड्स, इनमें से और क्या कहा जाता है? गुड्स का एडवांस, स्टॉक फाइनेंसिंग, ट्रेड फाइनेंस या इन्वेंट्री क्रेडिट। सो पॉपुलरली हम इसको कहते हैं ट्रेड फाइनेंस। ये ट्रेड फाइनेंस के नाम से जाना जाता है।
Which of the following precaution must be taken while giving loan against stock of goods? अगर गुड्स के अगेंस्ट हम लोन देते हैं तो प्रिकॉशन हमने क्या लेने हैं? तो यहाँ कुछ प्रिकॉशंस हैं. Borrower should be dealing in the goods for sufficient period. No advance should be made for speculation or hoarding purpose. Age of stock should be taken into account. Ownership of the goods shall be ensured while verifying with the original paid invoices. Stipulated margin should be maintained at all times. तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे या 1 to 4 या 1 to 4 5 ओनली या 2 3 4 5 ओनली. कौन कौन से प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 26. So which precautions to be taken? Borrower should be dealing in goods for sufficient period. यानी उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पीरियड के उस फील्ड में. दिस इज करेक्ट. नो एडवांस विल बी गिवन फॉर स्पेकुलेशन और होर्डिंग. सो जमाखोरी करने के लिए या प्राइस वेरिएशन के कारण प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये लोन नहीं देंगे. ये भी करेक्ट है. जो उनकी एज है स्टॉक की उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे. तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट. ओनरशिप जो है वो पेड इनवॉइसेस से हम वेरीफाई करेंगे. तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट. स्टिपुलेटेड मार्जिन भी हम उसके ऊपर मेंटेन करेंगे फॉर ऑल द टाइम्स. तो ये भी करेक्ट है. सो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स इज रिक्वायर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स से वंस इन. स्टॉक्स का वेरिफिकेशन लगातार जरूरी रहेगा और ये वेरिफिकेशन किस पीरियड में एक बार जरूर हो जाना चाहिए? डेली, वीकली, क्वार्टरली या मंथली? तो ये वेरिफिकेशन जो है वंस इन ए मंथ जरूर हो जाना चाहिए. Which of the following statement are true in respect of verification of stocks? जब हम स्टॉक्स की वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें ट्रू लगती है? एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डिजायरेबल है. बोरोर्स का व्हीकल यूज नहीं करना नॉर्मली जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाएं. इन केस ऑफ गुड्स विच आर स्टोर्ड इन बैग्स, कुछ बैग्स हमने एट रैंडम खुलवाने हैं और उनको देखना है. एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन बैंक ऑफिशियल शुड वेरीफाई बोरोर्स रिकॉर्ड्स ऑल्सो. हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. 1 2 3 4 सभी, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली? कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? स्टॉक इंस्पेक्शन करते समय एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए. बोरोर को पहले से पता नहीं होना चाहिए कि हम स्टॉक चेक करने आ रहे हैं. ये करेक्ट है. बोरोर को व्हीकल के लिए हम बोरोर के व्हीकल को हमने यूज नहीं करना क्योंकि उसको पता चल जाएगा. तो ये भी करेक्ट है. अगर गुड्स को बैग्स में स्टोर किया है तो कुछ बैग्स हम एट रैंडम सेलेक्ट करेंगे और उनको खुलवा के देखेंगे, ये देखने के लिए कि जो गुड्स बताई गई हैं उसी प्रकार की एक्चुअली उन बैग्स में है. तो दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल. इंस्पेक्शन के समय बैंक ऑफिशियल बोरोर के रिकॉर्ड्स को भी वेरीफाई करेगा यानी उसके रजिस्टर्स वगैरह को भी वेरीफाई करेगा. सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट. तो दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं लेकिन उससे पहले अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव क्लास वाले वीडियो के चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं. अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं. सिक्योरिटीज़ को लेकर के आज हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जो बहुत यूज़फुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए. आई एम श्योर कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा, तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें. तो क्विकली इसको लाइक कर दें क्योंकि जिन सेशंस को आप लाइक करते हैं यूट्यूब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक उन लेसन्स को पहुंचाता है। तो वर्चुअली जब आप लाइक करते हैं तो हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं थ्रू यूट्यूब। इसके अलावा आप इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, जहां से आपके फ्रेंड्स कुलीग्स इस सेशन को देख पाएंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारी कई क्लासेस आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली, और वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टॉक ऑडिट ऑफ बोरोल अकाउंट एंजॉइंग फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स अबव हाउ मच करोड़ at least once in a year should be conducted by lending banker according to RBI direction। RBI की डायरेक्शन क्या कहती हैं? साल में कम से कम एक बार स्टॉक ऑडिट हमें कंडक्ट करवाना होगा। किन अकाउंट्स के अंदर? जहां उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ऊपर हो। सो ये पर्टिकुलर अमाउंट कितना है? ₹1 करोड़ या उससे ऊपर, 2 करोड़ या उससे ऊपर, 3 करोड़ या उससे ऊपर, या 5 करोड़ या उससे ऊपर। तो स्टॉक ऑडिट किन केसेस में कंपलसरी है? तो इट इज कंपलसरी वेयर कट ऑफ लिमिट इज 5 करोड़ एंड अबव। अगर फंड नॉन फंड बेस्ड 5 करोड़ से ऊपर हो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट, तो स्टॉक ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। नॉर्मली वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच एवरेज लेस। तो जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो किस बेसिस के ऊपर करते हैं? वो हम करते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवरेज लेस, या इन्वेंट्री प्राइस, या मार्केट वैल्यू, या परचेज कॉस्ट। तो किस बेसिस के ऊपर करते हैं? तो दिस इज ऑन द बेसिस कि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस जो कम रहेगी उसी को हम वैल्यू ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। इस प्रकार के और कई सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।